वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे ध्यान से इसे देखेंगे और समझेंगे। यदि ये पाठ आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जाना पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, जिससे अगले पाठ की जानकारी आपको मिल सके, और यदि पसंद आता है तो इसे लाइक भी करेंगे। देखिए, ये आज के पाठ का उसके भाग 2 का पाठ प्रत्यय है। इसमें हम पढ़ेंगे साझी संपदा। विश्व की कौन सी ऐसी संपदा है जो साझी है, जिस पर विश्व के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। पर्यावरण का जो मसला है, विश्व का जो पर्यावरण का मसला है, उसमें भारत का अपना पक्ष क्या है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। भारत के पावन वन प्रांतर क्या है। भारत में जो वन प्रांतर हैं, उनमें कुछ वन प्रांतरों को पावन माना जाता है, तो वो कौन से हैं और क्यों माना जाता है। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। पर्यावरण के रक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। उनके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी करेंगे। क्या वन निर्जन होते हैं? क्या वनों में कोई जन नहीं रहता? संसाधनों की भू राजनीति। जो भी संसाधन आज विश्व में हैं, अर्थात वो साधन जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए प्रयोग करता है, उन्हें संसाधन कहते हैं। तो इन संसाधनों की जो भू राजनीति है वो क्या है, उस पर भी नजर डालेंगे। मूलवासी और उनके अधिकार, अर्थात हर एक क्षेत्र में वहां के कुछ मूलवासी लोग रहते हैं, इंडिजिनस लोग रहते हैं, तो उनके बारे में भी देखेंगे और उनके अधिकारों के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा आज का पाठ प्रत्यय है, इस पर आप ध्यान लगा करके देखिए। साझी संपदा। साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त हो और समान उत्तरदायित्व भी उसे निभाने हो, ठीक है। तो ऐसी संपत्ति, ऐसी संपदा जिस पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे प्राप्त करने का और उसकी रक्षा करने का भी उसका उत्तरदायित्व हो, उसे साझी संपदा कहते हैं। अब साझी संपदा में क्या क्या आता है वो अभी देखते हैं। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है। निजीकरण के कारण, गहनतर खेती के कारण, आबादी में वृद्धि हो रही है उसके कारण, और पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट आ रही है, इसके कारण से साझी संपदा का आकार घट रहा है। उसकी गुणवत्ता और उपलब्धता गरीबों को कम हो रही है। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतर का प्रबंधन परंपरा अनुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। जो पावन वन प्रांतर होते थे, पवित्र, पावन मीन्स पवित्र, वन प्रांतर यानी वन क्षेत्र, तो दक्षिण भारत में इस तरह के जो वन प्रदेश थे, उनकी जो व्यवस्था है, उनका जो देख रेख है, वो ग्रामीण समुदाय के लोग करते आ रहे हैं। अब देखिए, भारत की पावन वन प्रांतर क्या है। बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। धार्मिक कारणों से, ठीक है, प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर इस चलन का उदाहरण है। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ किसी देवता या किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता है। इन्हें पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। समझ गए पावन वन प्रांतर क्या होते हैं? अर्थात वन क्षेत्र के कुछ भाग ऐसे हैं जिन्हें वहां के लोग काटते नहीं है, बल्कि ये मानते हैं यहाँ किसी देवता का वास है
या किसी पुण्य आत्मा का वास है तो उस स्थान की वो रक्षा करते हैं और उसे देवस्थान कहते हैं। इन देवस्थानों को राजस्थान में बानी, केकड़ी और ओरान कहा जाता है। राजस्थान में इन देवस्थानों को बानी कहा जाता है, केकड़ी कहा जाता है और ओरान कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। झारखंड में जेहरा, थान और सरना 3 नाम से पुकारा जाता है। मेघालय में लिंगदोह कहा जाता है और केरल में काब। उत्तराखंड में थान या देवभूमि और महाराष्ट्र में देवरहतिस कहा जाता है। तो इस तरह से देखा कि ये बहुत सारे प्रांतों में इस तरह की व्यवस्था पुराने समय से चली आ रही है कि वहां पर पावन वन प्रांतर हैं, अर्थात वह वन क्षेत्र जिन्हें ऐसा माना जाता है कि यहाँ किसी देवता का वास है, ठीक है, या कोई पुण्य आत्मा यहाँ रहती है, तो वो उस जगह की कटाई नहीं करते बल्कि उन वन क्षेत्रों की वो देखभाल करते हैं और उसे और ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी व्यवस्था करते हैं। देवस्थान की मान्यता से जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण में ही नहीं, सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखने में मदद मिल सकती है। तो यदि वन फलेंगे फूलेंगे, वन घने होंगे, तो यहाँ जैव विविधता भी होगी, अर्थात सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ रहेंगे। पारिस्थितिकी का संरक्षण होगा यहाँ पर, ठीक है, हर प्रकार से वर्षा भी अच्छी होगी और वातावरण भी ठीक रहेगा, साफ शुद्ध रहेगा, ठीक है। जब ये दोनों चीजें होंगी तो सांस्कृतिक वैविध्य भी वहां पर आपको दिखाई देगा। सांस्कृतिक जो विविधता है वो भी वहां दिखाई देगी। जगह जगह पर लोग पूजा उपासना या अपने और क्रियाकलाप वहां पर करेंगे। नई राष्ट्रीय वन नीतियों ने देवस्थानों के प्रबंधन में समस्या पैदा कर दी है कि जो राष्ट्रीय वन नीतियां हैं वो देवस्थानों की बात को नहीं मानती, वो अपने हिसाब से कानून बनाती हैं। तो राष्ट्रीय जो वन नीतियां बनी हैं उन्होंने वन प्रांतरों की इन जगहों के प्रबंधन में समस्या पैदा कर दी है। अब देखिए, ये पानी में तूफान, जनता परेशान, प्रदूषण, अधिमत्स्य, बांध निर्माण और पानी के निकट रहने वाले समुदायों के सामने प्रमुख समस्याएं हैं। प्रदूषण, अधिमत्स्य, अधिमत्स्य का मतलब है मछली पकड़ना, बांध निर्माण और पानी के निकट रहने वाले समुदायों के सामने प्रमुख समस्याएं हैं। तटीय पर्यावरण से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, यानी समुद्र तटीय जो पर्यावरण है उससे जुड़े भी कुछ मुद्दे हैं। क्या है? मछली और समुद्री जीवन का अतिशय दोहन। यहाँ पर मछलियों का और समुद्र में जो भी जीव जंतु हैं उनका बहुत अधिक दोहन किया जाता है। मछली और प्राण की बढ़ती मांग के कारण मैंग्रोव को नुकसान हो रहा है। प्राण छोटे छोटे जीव होते हैं और मछली, इनकी मांग बहुत ज्यादा है। दक्षिण पूर्व एशिया के देश इन्हें बहुत खाते हैं, तो उसके कारण क्या है, मैंग्रोव को नुकसान होता है। मैंने पिछले सेशन में आपको ये बताया था, मैंग्रोव वो जल हैं, वो जंगल हैं जो तटीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं, ठीक है, और वहां पर ये प्राण और मछली वहां के पानी में बहुत रहते हैं। तो जब लोग इनका, प्राण का, मछली का, इनकी जब वहां से धरपकड़ करते हैं तो जो मैंग्रोव जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। समुद्र तटों पर औद्योगिक प्रदूषण, समुद्र तटों पर औद्योगिक प्रदूषण होता है। भारी मात्रा में प्रदूषित जल को बिना शोधन के समुद्र में डालना, और जो प्रदूषित जल है उसका कोई शोधन नहीं किया जाता, उसकी साफ सफाई नहीं की जाती, बल्कि उसे सीधा समुद्र में डाल दिया जाता है। तो इससे जो तटीय क्षेत्र हैं समुद्र के, वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गए हैं। तो और अत्यधिक मशीनीकरण, इनके कारण और प्रदूषण के कारण, प्रदूषित जल के कारण, जो कूड़ा कचरा है उसके कारण जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रदूषण आ गया है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गंगा, यमुना और गोमती, ठीक है, ये गंगा है, यमुना है और इस जगह पर ही गोमती है। तो ये 3 नदियां हैं और यहाँ पर मल्लाह, धोशे और केवट रहते हैं इनके आसपास। और औद्योगिक प्रदूषण, बांध और गैराज और पानी का ज्यादा दोहन,
यहाँ पर किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की समस्या है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चंबल, बेतवा और नर्मदा 3 नदियां मुख्य हैं और इनके आसपास गौरिया, करपल्टा और पंखिया लोग रहते हैं और इनकी समस्या है औद्योगिक प्रदूषण और अधिक मत्स्य। यहाँ औद्योगिक प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है और बहुत अधिक मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। अब ये आता है असम का क्षेत्र। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कोई बोतो, मैमल, नामसूत्र 3 तरह की जातियां इसके आसपास रहती हैं और यहाँ पर कीटनाशक भराव और अधिक मत्स्य, मछली बहुत पकड़ी जाती है यहाँ पर और कीटनाशकों को भी समुद्र नदियों के तट पर जो है डाला जाता है। बिहार और झारखंड में गंगा, कोसी और सुवर्णरेखा 3 नदियां हैं और इनके आसपास मल्लाह, मुसाज, केवट और काईवर्ता, ये 4 जातियों के लोग रहते हैं और यहाँ औद्योगिक प्रदूषण, बांध और नगर निकास, नगरों से जो गंदा पानी निकलता है वो इन नदियों में डाला जाता है। यहाँ बांध बनाए गए हैं और औद्योगिक प्रदूषण बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में हुगली और दामोदर नदियां हैं। हुगली और दामोदर नदियां हैं और यहाँ पर इनके किनारे पर गौर, कर्नाटक, मठ, जलमालो, धुनिया, इन जातियों के लोग यहाँ रहते हैं और ये लोग जो हैं औद्योगिक प्रदूषण और घरेलू निकास की चीजों को नदियों में डालते हैं। उड़ीसा में मेहंदी नदी है जिसमें जलिया, केवाटा, माझी और कांदरा, इस जाति के लोग इन नदियों के किनारे रहते हैं। यहाँ पर औद्योगिक प्रदूषण इन नदियों में डाला जाता है। बांध बनाए गए, अधिमत्स्य, यहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। तमिलनाडु में भवानी, कावेरी, नोयल 3 नदियां हैं और इनमें भरातर, पटनवन और पर्वत राजकुलम, ये 3 जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं और औद्योगिक प्रदूषण जो है इन नदियों में डाला जाता है। केरल में धीरवा, भरातल, मोंगाबीरा और बालन, ये नदियां हैं और इन नदियों में बोइस, मांग्यार, चोल नायकन, ये जाति के लोग इनके आसपास रहते हैं और घरेलू जल निकास और भूजल का अतिदोहन यहाँ पर किया जाता है। उसी तरह से ये नर्मदा है, ये गुजरात है, तो इस गुजरात में नर्मदा नदी बहती है। यहाँ मंगोल, बरली और मछुआरा 3 जातियों के लोग इसके आसपास रहते हैं। यहाँ औद्योगिक प्रदूषण और बांध जो है बना करके यहाँ पानी को गंदा किया जाता है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियां हैं। अंगीकुला, क्षत्रिय, बलिजा और बादा, पट्टापू और जलारी, इन 5-6 जातियों के लोग उसके आसपास रहते हैं नदियों के किनारे और यहाँ औद्योगिक और घरेलू कचरा बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो जलीय क्षेत्र हैं जहां पर सतही जल है, चाहे वो समुद्र का सतही जल है या नदियों का सतही जल है, उसके आसपास जो जनजातियां रहती हैं वो इन आदि बहुत पुराने समय से ही इन क्षेत्रों से अपनी जीविका कमाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी प्रदूषण आ गया है, औद्योगिक प्रदूषण, बांध, गैराज, पानी का ज्यादा दोहन, मछलियों का ज्यादा पकड़ना, ठीक, इस वजह से इस क्षेत्र में जो है जनता जो है परेशान है और नदियां जो है अपना जो पावन रूप है उसे खोती चली जा रही हैं। अब देखिए पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष क्या है। जो विश्व में जो पर्यावरण का मसला है उसमें भारत अपना क्या पक्ष रखता है। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर करके इसका अनुमोदन किया। देखिए 1992 में ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राजील, ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक है, और उसमें एजेंडा 21 पास किया गया था। उसके 5 साल बाद जापान के क्योटो में 1997 में सम्मेलन हुआ। ठीक है, और इस सम्मेलन में भारत सरकार ने 2002 में अपने हस्ताक्षर किए। तो इसमें क्या था, सम्मेलन में क्या अनुमोदन किया भारत सरकार ने। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था।
जब जब 100-200 वर्ष पहले जब पूरी दुनिया जो पश्चिमी विकसित देश हैं वो जब अपना औद्योगिक विकास कर रहे थे, तो उस समय वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत बड़े स्तर पर कर रहे थे और आज भी बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। लेकिन उस समय पर भारत और चीन जैसे जो विकासशील देश थे, उनके यहाँ तो कोई उद्योग थे ही नहीं, वो तो खुद ही गुलाम देश थे। तो ऐसे में उनका जो उत्सर्जन था ग्रीन हाउस गैसों का वो बहुत कम था। इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल में चीन और भारत को छूट दी गई है। 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई, G8, जिसमें भारत ने विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाममात्र है, यह याद दिलाया। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन दर है विकासशील देशों में, भारत में, वो जो है नाममात्र है। तो याद दिलाया और बताया कि विकसित देशों की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा है, विकासशील देशों की जिम्मेदारी बहुत कम है। विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिकता सामाजिक विकास की है। अब विकासशील देश, अब विकसित देश तो विकसित हो गए, उन्होंने हर तरह से अपना विकास कर दिया, लेकिन जो विकासशील देश है वो भी तो विकास करना चाहते हैं, तो वो अपना आर्थिक और सामाजिक विकास करना चाहते हैं। इसलिए विकासशील देशों की आर्थिकता सामाजिक विकास, इसलिए विकासशील देशों पर ग्रीन हाउस गैसों की बाध्यता आयद करना जो है बिल्कुल गलत है। उसे उन पर बाध्यता नहीं आयद करनी चाहिए, उन्हें विकास करने का मौका देना चाहिए। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है, विश्व का जो आंकड़ा है वो 3.8 टन प्रति व्यक्ति है। विश्व का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का प्रति व्यक्ति जो आंकड़ा है वो 3.8 टन प्रति व्यक्ति है, और भारत जो है 2000 में 0.9 टन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कर रहा था। 2030 तक यदि हम मान के चले तो भारत जो है 1.6 टन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करेगा, जबकि विश्व का आज का जो उत्सर्जन है प्रति व्यक्ति वो 3.8 टन है। इसका मतलब भारत जो है 2030 में भी विश्व के मापदंड से, विश्व का जो उत्सर्जन दर है उससे आधे से भी कम होगा। तो भारत ने वैश्विक प्रयास में सहयोग करते हुए नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया है। तो अब वाहनों में सीएनजी लगाई जाने लगी है, बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक के वाहन चल रहे हैं। तो भारत जो है भारत की जो सरकार है वो हर प्रकार से प्रदूषण को कम करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित कर रही है, और उन्होंने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई है। ठीक है, 2003 के बिजली अधिनियम में नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है, और जो बिजली बन रही है उसमें भी भारत सरकार ने 2003 में ऐसा प्रस्ताव पारित किया है कि लोग जो है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। ठीक है, और उनके लिए सरकार जो है सुविधा भी दे रही है, तो सोलर एनर्जी का प्रयोग भी किया जा रहा है। प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपना रहा है। भारत जो है प्राकृतिक गैस आयात कर रहा है और स्वच्छ कोयला का उपयोग कर रहा है, और इसमें वो अपनी टेक्नोलॉजी लगा रहा है। तो इस तरह से प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है। भारत में एक और है कि बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए तत्पर है। भारत में बायोडीजल बनेगा, ठीक है, ऐसी व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। उसने 2016 को पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया है। पेरिस में जो जलवायु समझौता हुआ उसका अनुमोदन भारत सरकार ने किया है, और वो बायोडीजल बनाने, बड़े स्तर पर बायोडीजल बनाने का प्रयास करने जा रही है।
भारत ने रियो पृथ्वी सम्मेलन के समझौतों के क्रियान्वयन का पुनरावलोकन 1997 में किया। ठीक है, तो जो रियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसको 1997 में पूरी तरीके से भारत ने देखा, और भारत का मानना है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें। यानी जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को ऐसी टेक्नोलॉजी दें जिससे कि वो अपना विकास भी कर सके और प्रदूषण और वातावरण को भी या पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी मुहैया कराएं जिससे विकासशील देश UNFCCC की प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। भारत का मानना है कि दक्षेश में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय रखें ताकि क्षेत्र की आवाज में वजन हो सके और उसे दुनिया के सभी देश जो है सुन सकें। अब बात आती है पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। तो आपने देखा कि भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय जो है किए हैं। वनों की कटाई के अब पर्यावरण आंदोलन, अब देखिए ये पर्यावरण आंदोलन क्यों है। वनों की कटाई के विरोध में आंदोलन, किन किन चीजों के विरोध में ये आंदोलन है पर्यावरण आंदोलन। तो सबसे पहला है वनों की कटाई के विरोध में, डिफोरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए। मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेश अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है, फिर भी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। वनों की कटाई बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। ठीक है, दूसरा है खनिज उद्योग के विरोध में आंदोलन। जो खनिज है, जो पृथ्वी को खोद करके जो पदार्थ निकाले जाते हैं, ठीक है, उनको खनिज उद्योग कहते हैं। तो इनके विरोध में भी आंदोलन है। अभी आपने देखा वनों की कटाई के विरोध में आंदोलन है, अब दूसरे नंबर पर खनिज उद्योग के विरोध में भी आंदोलन है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। तो दक्षिणी गोलार्ध के जो अनेक देश हैं वहां पर जो खनिज संपदा है उसे खोदने के लिए विकसित देशों की बहुत सारी कंपनियां जो है वो आ रही हैं। तो खनिज उद्योग, रसायनों का भरपूर उपयोग, भूमि और जल मार्गों का प्रदूषण और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। ठीक है, जब किसी जगह को खोदा जाता है तो बहुत लार्ज स्केल पर खोदा जाता है, तो वहाँ की जो है वहाँ जो रसायन निकलते हैं उनका उपयोग किया जाता है। भूमि और जल मार्गों का वहाँ पर प्रदूषण हो जाता है और स्थानीय जो वनस्पति होती है, जो जंगल होते हैं, वो काट दिए जाते हैं। तो इससे जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। तो लोग जो उसके आसपास रह रहे होते हैं उन्हें वहाँ से इधर उधर जाना पड़ता है। फिलीपींस में एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ इसी तरह का अभियान चलाया और उन्होंने खनिज खुदाई करने से मना कर दिया। ठीक है, अब तीसरा जो आंदोलन है पर्यावरण का वो है बांध विरोधी आंदोलन। नदियों पे जो बांध बनाए जाते हैं, तो इन आंदोलन में नदियों और नदी घाटियों के ज्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 80 के दशक के शुरुआत में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परवर्ती वन को बचाने का आंदोलन हुआ था। भारत में नर्मदा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जो नर्मदा सरोवर बना, सरदार सरोवर, उसके लिए जो आंदोलन किया गया उसे नर्मदा आंदोलन कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। ये बांधों का लोग क्यों विरोध करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब बांध बनता है किसी जगह पर तो वहाँ एक बहुत बड़ा जल भराव क्षेत्र बनता है। उस जल भराव क्षेत्र में जितने गांव, जितनी वनस्पति, जितने जंगल आ रहे होते हैं वो सब उजड़ जाते हैं। इसलिए लोग
बांधों का विरोध करते हैं। अब देखिए, ये पर्यावरणविद हैं। क्या पर्यावरण के प्रयासों से सहमत है? पर्यावरणविदों को यहाँ जिस रूप में चित्रित किया गया है, क्या आपको वो सही लगता है? अब देखिए, यह एक पेड़ है, उस पेड़ में पर्यावरणविद पानी दे रहा है, उस पेड़ के ऊपर बिजली के तार लगे हुए हैं, ठीक है। तो अर्थात विकास भी चलता रहे, पेड़ों का भी संवर्धन हो सके, ऐसा पर्यावरणविद जो है करते हैं। दूसरा, यह बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी जिले दिनाजपुर के शहर फुलवाड़ी में एक पूरा का पूरा समुदाय कोयला खनन परियोजना के विरोध में उठ खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ बांग्लादेश के दिनाजपुर की फुलवाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर एक कोयला खनन परियोजना बन रही थी, तो वहां के निवासी जो है उसका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, संसाधनों की भू राजनीति क्या है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। उन्होंने विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता का इस्तेमाल किया। इसमें सबसे पहले तो संसाधनों से जुड़ी, संसाधन मीन्स वो साधन जिन्हें मनुष्य अपने लिए प्रयोग करता है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए गए वो साधन जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग में लाता है। तो संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति में पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा, ठीक है। संसाधनों का जितना ज्यादा हम प्रयोग करेंगे उतने हम ज्यादा ताकतवर बनेंगे, ऐसा पश्चिम के लोगों ने सोचा था। उन्होंने विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता का इस्तेमाल किया और उन्होंने पूरी दुनिया के संसाधनों को ला ला करके अपने देशों में रख लिया। अब इमारती लकड़ियों का परिवहन किया गया। इमारती लकड़ियों के परिवहन के पीछे दो उद्देश्य थे। दूसरा, एक तो इनसे जलियान बनते थे, बड़े बड़े विशाल जलियान बनाए जाते थे, और दूसरा इनसे आवास बनाए जाते थे। तो वह जलियान बनाया करते थे, इसलिए इनकी आपूर्ति 17वीं सदी के बाद के समय में यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकता रही। तो यूरोपीय शक्तियां ऐसे जंगलों को अपने उपनिवेशों में से काट करके अपने यहाँ ले जाती थी जिनसे जलियान बनाई जा सके। दूसरा, तेल की आपूर्ति है। तेल की आपूर्ति भी भू राजनीति का एक कारण रही है। तेल जैसे संसाधन का दोहन करने के लिए समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण और संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकार की बहाली, यानी जहां पर संसाधन अधिक है, तेल संसाधन जहां अधिक है, वहां पर ऐसी सरकारों को बिठाना जो हमें अधिक से अधिक दोहन करने दें। तो मनपसंद सरकारों की बहाली, तब बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का समर्थन किया। किसने? पश्चिम के देशों ने। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का इतिहास है। खाड़ी क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है। आज तक दुनिया में जितने तेल के भंडार खोजे गए हैं उनको यदि हम एक स्टैंडर्ड माने तो जो खाड़ी के क्षेत्र हैं, मध्य पूर्व के देश, ईरान, इराक, अरब, इन देशों में 64% हिस्सा तेल का मौजूद है पूरी दुनिया का, जिसमें से सऊदी अरब के पास कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। यानी 64% में से 1/4 अकेले सऊदी अरब के पास है, यानी 16% पूरे विश्व का सऊदी अरब के पास है, ठीक है। इराक भी दूसरे नंबर पर है। यह क्षेत्र विश्व की भू राजनीति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। तो ये जो मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है, ये विश्व की राजनीति का प्रमुख केंद्र इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर तेल के भंडार हैं और इन तेल के भंडारों को दूसरे देश जो है अपने उपयोग में लाना चाहते हैं। अपने भंडारों का अभी उपयोग वो नहीं करना चाहते,
इसी क्षेत्र के लोगों के तेल को वो यूज कर रहे हैं। अब देखिए, ये जाए तो जाए कहाँ, एनडी सिंगर का ये चित्र है, इसे कहते हैं नव उपनिवेशवाद। हमने तुम्हारे देश को मटियामेट कर दिया है, अब उसके पुनर्निर्माण का खर्चा दो। हम भुगतान के रूप में पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन स्वीकार करते हैं। बिल्कुल सेम इसी चित्र की तरह से ही रूस और यूक्रेन का युद्ध है। आपने देखा है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। यूक्रेन की पश्चिमी यूरोप के देशों ने और अमेरिका ने मदद की है, लेकिन मदद के बावजूद भी रूस ने उसको बिल्कुल मटियामेट कर दिया है, उसका सब इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया है। और अब अमेरिका यूक्रेन से कह रहा है कि तुम हटो यहां से और हमें यूक्रेन का आधा हिस्सा दो, जिससे हम यहां से पेट्रोलियम निकाल करके हमने तुम्हारे ऊपर जो खर्च किया है उस खर्च की हम भरपाई कर सकें। तो एक तरफ तो देखिए कि उन्होंने यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए उसकी मदद की, उसको हथियार दिए, जिससे वो रूस जैसे बड़े देश से लड़ता रहा और अपने को बर्बाद करता रहा। और अब जब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है तो अब उससे भुगतान मांग रहे हैं और भुगतान के रूप में यूक्रेन को मांग रहे हैं, यूक्रेन का आधा चौथाई हिस्सा मांग रहे हैं। तो अब आप देखिए, इसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, एक पानी की बोतल है जिस पर पृथ्वी का मानचित्र है और इसमें पानी भरा हुआ है। आप जानते हैं कि जो स्थल है, जो धरती है, वो पानी से बहुत कम है। पानी जो है 70% के आसपास है पूरी दुनिया में और 30% थल भाग है। लेकिन इसमें आपने देखा होगा पृथ्वी को ज़्यादा दिखाया गया, पानी को कम दिखाया गया है, क्योंकि वो जो कार्टूनिस्ट है, जो बनाने वाला है, वो ये कह रहा है कि भविष्य में पानी की भी बहुत बड़े स्तर पर कमी हो जाएगी, अर्थात फ्रेश वाटर बहुत कम मिलेगा। तो इस बात को उन्होंने दिखाया है और धरातल पूरा बड़ा होगा। ठीक है, ये जो दूसरा चित्र है, इसमें इंडिजिनस यानी मूलवासी दिखाए गए हैं बांग्लादेश के, जो चटगांव पर्वतीय क्षेत्र पर रहते हैं। जो बांग्लादेश का चटगांव पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर ये मूलवासी लोग रहते हैं, तो उनका एक चित्र है। ठीक है, अब देखिए जल संसाधन क्या है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है, क्योंकि विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। यह संसाधन भी 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित होगा और जल युद्ध भी भविष्य में हो सकते हैं। जल उद्गम के नजदीक बसे देश इस पर बांध बनाने, अत्यधिक सिंचाई करने और इसे प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। अर्थात जहां पर ज्यादा जल है वहां के लोग उस जल का महत्व नहीं समझ रहे हैं, उसे प्रदूषित करने में लगे हैं, उससे अपने खेतों की सिंचाई करने में लगे हुए हैं। ठीक है, 1950-60 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच जल को लेकर के संघर्ष हुआ था। 1950-60 के दशक में फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर ठनी हुई है। जो फरात नदी है उस पर बांध बनाया जाए, और तुर्की, सीरिया और इराक, इन तीनों देशों में आपस में इस बात पर ठनी हुई है कि कौन बांध बनाएगा। अब देखिए, मूलवासी और उनके अधिकार। पूरी दुनिया में जो वहां के इंडिजिनस लोग थे, जो पहले से वहां सदियों से वहां बसे चले आ रहे थे, ऐसे लोगों के बारे में अब हम देखते हैं कि उनको वर्तमान समय में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और कहां पे कितने लोग बसे हुए हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 लाख मूलवासियों के सर्वसामान्य हेतु विश्व राजनीति के संदर्भ में आंदोलन का कारण बने हुए हैं। तो ये लोग भी आजकल जो है आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। ये कहां कहां पे कितने हैं? फिलीपींस के कार्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी हैं।
फिलीपींस में। और चिली में मापुसे 10 लाख मूलवासी हैं। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में भी 6 लाख मूलवासी हैं। ठीक है। ओशियाना क्षेत्र की द्वीपीय क्षेत्रों में पॉलिनेशिया, मैग्नीसिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया है। इनकी कुल जनसंख्या 8% है। विकास करने के लिए संविधान में सभी तरह के प्रावधान उनके रखे गए हैं। उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है। उनको हर प्रकार की सहायता भारत सरकार देती है, जिससे कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाए और अपना विकास करें। ठीक है। नौकरियों में उनके आरक्षण रखे गए हैं। ठीक है। यहाँ तक कि भारत सरकार की जो प्रमुख हैं, ठीक है, हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, वो भी एक आदिवासी महिला है। अर्थात उनको पूरा सम्मान उन मूलवासियों को दिया जा रहा है, जिससे वो अपना विकास कर सके। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस पर संसद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। अनेक देशों में मूलवासियों के आंदोलन अधिकारों की मांग के लिए चल रहे हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहे हैं और अमेरिका में भी चल रहे हैं। ठीक है। सभी देशों में ये आदिवासी लोग अपने अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मूलवासियों के बारे में भी थोड़ा सा एक जानकारी आपको दे दी है। अब देखिए, ये एक कार्टून है। इसमें ये शहरी निवासी है, टाई वाई लगा करके दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। इसको एक चम्मच में पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है इसको दिए जा रहे हैं कि एक चम्मच पर्यावरण भी खा लो। तो क्या आपको यह नजरिया जचता है, जिसमें एक शहरी इलाके के आदमी को प्रकृति खोर और लालची दिखाया गया है? अर्थात जो शहरी इलाके का आदमी है वो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। तो उसको खाने के लिए एक चम्मच पर्यावरण भी दिया जा रहा है कि लो, आपकी भूख जो है शांत नहीं हो रही है, तो चलो एक चम्मच पर्यावरण भी खा लो। तो इससे, इस पूरे पाठ को देखने से आपको ये लगा कि दुनिया में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है और इस दोहन में मुख्य भूमिका विकसित राष्ट्रों की है। और आज सबसे ज्यादा चीख और चिल्ला भी विकसित राष्ट्र ही रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जो विकासशील देशों के लोग हैं वो हमारे बराबर पे आए, वह भी अपना विकास कर सके। ठीक है। अब इन देशों के लोगों ने जो विकसित हो गए, इन्होंने तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी इजाद कर ली है कि यदि वो इस टेक्नोलॉजी को विकासशील देशों को दें तो विकासशील देश अपना विकास भी कर सकेंगे और पर्यावरण की सुरक्षा भी कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन वो इस बात को देने के लिए राजी नहीं है और अपने ही उसमें मस्त हैं। ग्रीन हाउस गैसें सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र पैदा करते हैं और आरोप लगाते हैं विकासशील देशों के ऊपर। जितने भी प्राकृतिक अब साझी संपदा है, साझी संपदा देखो, साझी संपदा में आता है पर्यावरण, आता है साझी संपदा में अंटार्कटिका आता है, साझी संपदा में समुद्र आता है, साझी संपदा में बाह्य वायुमंडल आता है। ठीक। तो ये चीजें साझी संपदा में आती हैं और इनको नुकसान पहुंचाने वाले सबसे ज्यादा विकसित देशों के लोग हैं। विकसित देशों की नीतियां हैं जो सबसे ज्यादा साझी संपदा को नुकसान पहुंचाती हैं। विकासशील देश ये देख रहे हैं कि हम अपना विकास भी कर पाए और पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे। तो इस तरह की व्यवस्था के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित देशों के पास है, तो विकसित देशों को, विकासशील देशों को वो टेक्नोलॉजी दे देनी चाहिए, जिससे कि वो अपना विकास भी कर सके और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। इस तरह से ये पार्ट 6 जो है पूरा होता है।
ठीक है, अब इसके प्रश्नोत्तर हम अगले सेशन में आपको देंगे। और यदि ये पाठ आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगले सेशन के लिए जय हिंद।